जितना अच्छा आप देखते हैं, जितना अच्छा आप सुनते हैं, आप आगे चल के उतना ही अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। तो ज़रूरी है यार कि कुछ अच्छा पढ़ा जाए। कि वो अपने बाकी साथियों से कर चुके थे, अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि कुछ नहीं बदला है। अगर हम हर फौजी अपने आप को 4 के बराबर मान लें तो अभी भी हम उसी संख्या में हैं। और इस बात को कह करके कहते हैं योगेंद्र यादव जी ने रस्सा उठाया और तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दिए। तो यार कौन सी टीम होगी, एक ऐसा लीडर आपके सामने हो तो उसके पीछे कौन नहीं चल जाता। जल्दी योगेंद्र उनके साथियों को करीब 30 से 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने घेर लिया। चोटियों पर बंदूकें गरजने लगी। योगेंद्र उनके साथियों का सामना हैवी मशीन गन, उबेर मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों से हो रहा था। एक के बाद एक 11 गोलियां योगेंद्र सिंह यादव के शरीर में लगी। ना हाथ उठ रहा था ना पैर। आप समझ सकते हैं 11 बुलेट। अपने साथियों को बचाने के लिए योगेंद्र के भीतर जिंदा रहने की एक जिद पैदा हुई और वो बेहोश ना होने की कोशिश करने लगे। योगेंद्र सिंह यादव घायल थे लेकिन मरने का नाटक करते रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने मरा समझकर योगेंद्र सिंह यादव पे 3 गोलियां मारी लेकिन वो हिले नहीं। और उसके बाद 15वीं गोली उनके सीने पे मारी गई कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एंड थैंक यू सो मच जो लगातार आप इस चैनल को लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिविटी है जो मुझे एक मौका दे रही है कुछ बेहतर कर पाने का। लगातार इन वीडियो की सीरीज में जैसे कि मैं क्रमशः सारे सूरवीरों की बात कर रहा हूँ, सारे परमवीर चक्र विजेता की बात कर रहा हूँ, इसी कड़ी में मैं आज आगे बढ़ने वाला जो कि आपकी जबरदस्त डिमांड थी कि सर यू नीड टू डिस्कस अबाउट द जो है योगेंद्र यादव जी। आप सर योगेंद्र यादव जी के विषय में बात करिए। ऑब्वियसली आज मैं परमवीर चक्र विजेता लाइव योगेंद्र यादव जी के विषय में बात करने वाला हूं। और आज मैं एक ऐसी जीवनी को आपके सामने दर्शाऊंगा जहां आप जिंदगी को बहुत करीब से बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से महसूस कर पाएंगे। आई थिंक वीरता वर्ड हम सुनते आए हैं बट कहीं ना कहीं आज उस वीरता को रियल में महसूस करने का दिन है जो मुझे लगता है ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव के जीवन से वो चीज़ हम महसूस कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच जो आप जिस तरह से इन वीडियोज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सौरभ सर चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली जिस तरह से इन सूरवीरों की कहानी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं लगातार कि सर मुझे इनके भी जीवन शैली के विषय में जानना है। तो थैंक यू सो मच। ये आप सबकी पॉजिटिविटी, ताकत और योगदान है जो मुझे शक्ति दे रहा है ऐसे योद्धाओं के विषय में, एक ऐसे वीरों के विषय में और ऑब्वियसली रियल हीरोज़ के विषय में बात करने का जो मुझे अंदर से बहुत खुशी देता है। तो आज की जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, जो पूरी की पूरी एक पटकथा है, ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है बल्कि एक ऐसी पटकथा है जिसको सुन करके कहीं ना कहीं आपके जज्बात निकल के आएंगे और आपको महसूस कराएंगे कि आखिर एक वीर फौजी क्या होता है हमारे देश का। ऑब्वियसली आज एक ऐसे सैनिक के विषय में मैं बात करने वाला हूं जो अपने दम पर टाइगर हिल पे कब्जा किया। ऑब्वियसली ये पटकथा बहुत नई नहीं है। ऑब्वियसली आपने लक्ष्य मूवी देखा जो कि पूरी तरह से योगेंद्र यादव जी की लाइफ पे बेस्ड रही, बट आज मैं उस पटकथा को जो फिल्मी अंदाज में आपने देखा है आज मैं महसूस कराऊंगा आपको कि आखिर वो रियल पटकथा क्या है और रियल तरीके से कैसे उसको महसूस करें। तो ऑब्वियसली एक कहानी है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी की। ऑब्वियसली आज भी वो इंसिडेंट, वो मोमेंट जब हम सब याद करते हैं, महसूस करते हैं तो हर आदमी का रूह कपा देता है। कहते हैं योगेंद्र यादव कारगिल के वो हीरो हैं जिन्होंने अपने जान पर खेल करके केवल टाइगर हिल पर कब्जा ही नहीं किया, वहाँ पे भारतीय तिरंगा भी फहराया। आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय, पूरी कहानी, विजयी पल जो योगेंद्र यादव को बना देती है इस देश का सूरवीर योद्धा और एक फौजी योद्धा और ऑब्वियसली अगेन परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। तो ऑब्वियसली आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं टू टॉक अबाउट हिज लाइफ, हिज इंसिडेंट। और इस सेशन में बिल्कुल बने रहिएगा। मुझे लगता है कि यह धैर्य आपको एक अलग ताकत देगा, ये वीडियो एक अलग ऊर्जा देगा, एक अलग जज्बात देगा जो आप में शक्ति आएगी कि आखिर आपको फौजी क्यों बनना है और वाकई में आप अपने देश को प्रेम क्यों करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम डिटेल में समझेंगे योगेंद्र यादव जी के बचपन से लेकर के पूरी उनकी जर्नी फौज तक की। फौज की जर्नी के बाद उनके ऑब्वियसली जो योगदान 1999 के कारगिल वॉर में रहा, उस पूरी योगदान को हम समझने की कोशिश करेंगे। टाइगर हिल के हर उस इंसिडेंट, हर उस मोमेंट को जो ऑब्वियसली इस देश के लिए यादगार वो मोमेंट हो गया, उस मोमेंट को डिस्कस करूंगा और आपको महसूस कराऊंगा कि आखिर एक रियल लाइफ में कैसे एक फौजी आगे बढ़ता है, अपनी सिचुएशन को जीतता है और ऑब्वियसली हम सबको गर्व महसूस करने की एक वजह देता है कि वी फील टू प्राउड टू बी इंडियन और हम सब भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं और ऐसे सेना पे हम सब गर्व महसूस करते हैं। इस
सूरवीर का। ऑब्वियसली योगेंद्र सिंह यादव जी का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। कहते हैं कि उनके पिता कर्ण सिंह यादव 1965 और 1971 दोनों वार के जो है पार्टिसिपेंट रहे। दैट मीन उन्होंने दोनों वार में लड़ाई लड़ी। उनके पिता ने पाकिस्तान युद्धों में भाग लेते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की सेवा की थी। उन्हें देखकर बचपन में ही जो है योगेंद्र यादव जी ने तय कर लिया था कि उन्हें भी आगे चल करके फौज ज्वाइन करना है। कहते हैं इंस्पिरेशन तो बनती जाती है और कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली, हमारी पॉसिबिलिटीज आती है। हमेशा बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर डू यू थिंक दैट्स इंस्पिरेशन विल कम फ्रॉम आउटसाइड? नो, हमारा जो चारों ओर का पर्यावरण होता है, जो माहौल होता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वही हमें इंस्पायर करती हैं बेहतर दिशा में जाने के लिए। तो सारा गेम हमेशा समझ के चलिए कि उस तरह की मन स्थिति की है जो हम अपने चारों ओर बना रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर आखिर पॉजिटिविटी जनरेट, जितना अच्छा आप देखते हैं, जितना अच्छा आप सुनते हैं, जितना अच्छा आप करते हैं, जितना अच्छा आप बोलते हैं, आप आगे चल के उतना ही अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। तो ज़रूरी है यार कि कुछ अच्छा पढ़ा जाए, कि ज़रूरी है कुछ अच्छा देखा जाए, कुछ अच्छा सुना जाए और कुछ अच्छा किया जाए। और सब अच्छा करने पे यार अच्छा ही होता है। और अच्छा का एग्जाम्पल है हमारे सामने अगेन ग्रेनेडियर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। कहते हैं कि उन्होंने सेना में जाने का फैसला कर लिया। यादव 16 की आयु में भारतीय सेना में शामिल हो गए। दैट मीन मात्र 16 ईयर की एज में भारतीय सेना में नॉन कमीशन कैटेगरी में वो सम्मिलित हुए। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद ही शादी हो गई और शादी के जस्ट 15 डेज के बाद इन्हें बुलावा आ गया, कारगिल युद्ध का बुलावा आ गया। सिचुएशन समझिए, इट्स लुक फिल्मी एवरी टाइम ना, इट्स नॉट अ फिल्मी यार, इट्स समथिंग रियल व्हाट वी नीड टू फील। एक यंग लड़का जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट की, शादी हुई और उसी के जस्ट 15 दिन बाद उसे एक बार अपने परिवार को फिर से छोड़ करके जंग पे जाना है। और एक ऐसी जंग पर जहाँ से वापस लौटेंगे भी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आई रियली सल्यूट फ्रॉम द हार्ट फॉर सच अ फैमिली। सल्यूट करता हूँ ऐसे परिवार को, सल्यूट करता हूँ ऐसे लोग को यार। ये रियल लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि हर बात जो मैं कह जाऊँ वो बात छोटी नज़र आती है। जम्मू कश्मीर पहुँचे तो पता चला उनकी बटालियन द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची जो पहाड़ी थी तोलोलिंग, वहाँ पे उनकी बटालियन जो है वो लड़ाई लड़ रही है। भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने 1999 में ही कब्जा कर लिया था। घुसपैठ तो किए ही किए थे। 16 से 18,000 फुट की ऊंचाइयों पर जाकर के वो बैठ गए और कब्जा कर लिया। 1999 के पहले सप्ताह में इन घुसपैठियों ने श्रीनगर से लेह जाने वाला जो हाईवे था, जो जोड़ रहा था, एक कनेक्टिविटी बना रहा था, उस पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। अब गोलाबारी होते ही कहीं न कहीं स्थिति को गंभीरता देखते हुए भारत ने इन घुसपैठियों के विरुद्ध ऑपरेशन विजय का घोषणा की और इस प्रोसेस को चलाया। कहते हैं कि तहत कार्रवाई आरंभ की। इसके बाद संघर्षों का सिलसिला आरंभ हो गया। हड्डी गला देने वाली ठंड उस समय। कहते हैं कि भारतीय सेना के रणबांकुरों ने दुश्मनों को डटकर मुकाबला किया। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर, ध्यान रखिएगा कमांडिंग ऑफिसर उसमें हुआ करते थे कर्नल कुशल ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर के टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। 18 ग्रेनेडियर जिसके हिस्सा योगेंद्र यादव भी थे और कर्नल कुशल ठाकुर का उसमें पूरा नेतृत्व था। और उनके नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर को मौका मिला टाइगर हिल पे कब्जा करने के लिए। सैनिकों को 3 प्लाटून, दैट मीन अल्फा, डेल्टा एंड घातक प्लाटून में बांटा गया। घातक प्लाटून में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 25 कमांडो शामिल थे। जैसे कि मैंने आपको पता होगा एक सीरीज पूरी कवर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्मी के अंदर हमने बात की थी जो है घातक कमांडो की और प्लाटून कमांडो के विषय में, और मैंने आर्मी के अंदर ही बात की थी पैरा स्पेशल फोर्सेस के विषय में, मैंने नेवी के अंदर बात की थी मार्कोस की, और मैंने इंडियन एयरफोर्स के अंदर बात की थी ग्राउंड कमांडो की। तो और उनकी वीरता, उनके ओवरऑल टफ ट्रेनिंग सिस्टम, उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल के विषय में मैंने पूरा सेशन कवर किया। और कहीं ना कहीं आज उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने फिर से है, क्योंकि आज जिन योगेंद्र यादव जी की हम बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी की घातक कमांडो का हिस्सा, घातक प्लाटून का हिस्सा रहे। ऑब्वियसली ये एक गर्व और कहीं न कहीं उत्साह का विषय है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 3 जुलाई 1999 से शुरू होकर के 11 जुलाई 1999 तक चलने वाला विजयी अभियान इतना सरल नहीं था। ये 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई भारतीय तिरंगे के टाइगर हिल पर फहरने तक की जो जर्नी रही है, जो स्टोरी रही है, इट्स रियली एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को हिला के रख देगी, आपको महसूस कराएगी कि रियल जिंदगी की फाइट क्या है यार, और लोग कितना संघर्षों से, कितनी परेशानियों से हम लड़ करके हमको सुरक्षित करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम छोटी छोटी बातों से घबरा करके पीछे हटने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं आज योगेंद्र यादव के जीवन से आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की बाधा से घबराए नहीं, हर चीज़ का डट के मुकाबला करें और चीज़ों को जीतें। कहते हैं कि उसकी सफलता में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का बड़ा योगदान रहा। ग्रेनेडियर यादव की कमांडो प्लाटून घातक कहलाती थी। उसके पास
टाइगर हिल पर कब्जा करने का लक्ष्य था। कहते हैं कि वहाँ ऊपर चोटी पर बने दुश्मनों के 3 बंकर को काबू में करना था, और 3 बंकर को काबू करने पे ही आप टाइगर हिल पर अपनी विजय घोषित कर सकते थे। 16,500 फीट की ऊंची ढकी सीढ़ी चढ़ाई वाली चोटी चढ़ना बहुत ज़रूरी था, इतना आसान नहीं था। इवन आपने लक्ष्य फिल्म में भी देखा होगा, तो 16,500 फीट की खड़ी चढ़ाई करनी थी। इट्स लुक इजी, ये इतना आसान नहीं है। फिर एक बच्चों का प्रश्न आता है, सर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेज दिया, सर प्लेन से क्यों नहीं भेज दिया? कोशिश की थी, बट मिग को भी गंवाना पड़ा और उन हेलीकॉप्टर्स को भी गंवाना पड़ा। फिर अंत में ये निर्णय हुआ कि हमें फाइनली खुद ही कूच करना पड़ेगा आर्मी को, और इस विजयी अभियान को जीतना होगा। कहते हैं इस बहादुरी और जोखिम भरे काम को करने का जिम्मा स्वेच्छापूर्वक योगेंद्र यादव जी ने अपने सर पे लिया और रस्सा उठा के तेजी के साथ निकल पड़े अपने विजयी अभियान की ओर। अभी आधा ही रास्ता तय हो पाया था, लेकिन पाकिस्तानियों को पता चल चुका था कि भारतीय सैनिक टाइगर हिल पहुंच चुके हैं। कमांडिंग अफसर कुशल ठाकुर ने अपने जवानों को दुश्मन से हरकत में आने पर पहले ही उन पर हमला करने की बात कही, क्योंकि हमला जब आप करते हैं तो लाजमी सी बात है कि सामने वाले अलर्ट मूड में आ जाते हैं, उनकी भी पोजीशन हो जाती है, आपकी भी पोजीशन होती है। इसलिए कर्नल कुशल ठाकुर ने निर्णय लिया और तेजी के साथ हमला करने की बात की। कहते हैं योगेंद्र सिंह यादव और उन्हीं के नाम के और एक व्यक्ति सबसे आगे थे। उन्होंने आगे की चढ़ाई तेजी से शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह 5:30 बजे जब ऊपर चढ़ रहे थे तो उन पर गोलियों की बौछार हो गई, क्योंकि जब पता था कि हमें अपने तरफ से पहले पोजीशन लेना, हमला करना है, तो योगेंद्र यादव जी ने अपनी पूरी प्लाटून ली और तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। और सुबह 5:30 बजे थे, अर्ली दिस मॉर्निंग, उन पे तेजी के साथ दो तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ बने दुश्मन के बंकरों से गोलियां आ रही थी, वहां अफरा तफरी मच गई। ऐसे में सबसे आगे केवल 7 जवान ही ऊपर चढ़ने में जो है कैपेबल हुए, 18 पीछे छूट गए। केवल 7 लोग ही आगे बढ़ पाए, 18 लोग पीछे छूट गए। अब क्योंकि दुश्मनों ने जो है रास्ता भी बंद कर दिया था, कहते हैं कि उनके साथ ये अन्य 5 दुश्मनों को गोलियों को चकमा देकर के आगे बढ़ने में कामयाब रहे। हालांकि वो अपने बाकी साथियों से कट चुके थे, अब सिर्फ 7 लोग बचे थे, वापस भी नहीं जा सकते थे। अब देखिए मजबूत इच्छा शक्ति कि निर्णय लेने की क्षमता क्या होती थी। जब ये सिचुएशन आई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। योगेंद्र सिंह यादव जी स्वयं भी बताते हैं इस बात को कि जब ये सिचुएशन आई, 7 लोग थे तो उन्होंने कहा भाई मिशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 25 लोग प्लानिंग में थे, अब 7 लोग हैं, कैसे हो पाएगा? तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि कुछ नहीं बदला है। अगर हम हर व्यक्ति यहाँ जो हर फौजी खड़ा है अपने आप को 4 के बराबर मान लें तो अभी भी हम उसी संख्या में हैं, इवन उससे ज़्यादा हैं। और इस बात को कह करके कहते हैं योगेंद्र यादव जी ने रस्सा उठाया और तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दिए। तो यार कौन सी टीम होगी जब ऐसा कमांडिंग व्यक्ति हो, एक ऐसा लीडर आपके सामने हो, तो उसके पीछे कौन नहीं चल जाता। बट यहाँ तो लोग नेगेटिविटी का एग्जाम्पल देते हैं कि परिस्थिति सामान्य भी हो, वहाँ जाके चीज़ें की भी जाती हैं तो लोग समस्याएँ क्रिएट करते हैं कि आखिर वहाँ जाके चीज़ें ना हो पाएँ। बट एक वैसे व्यक्ति थे, और मुझे लगता है फौज इज़ ऑल अबाउट दिस पॉजिटिविटी। अगर पूरे फौज का एग्जाम्पल देते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी फौज की पॉजिटिविटी यार यही है। तो ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस एग्जाम्पल से वो सीधे निकल पड़े और सब उनके साथ तेजी के साथ चलना शुरू कर दिए। उन्हें आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। वो अपने आगे पत्थरों से बने पोस्ट को देख सकते थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उसके अंदर कितने लोग हैं, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी योगेंद्र और उनके साथियों को देख पाते, इन्होंने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लगातार फायरिंग से दुश्मन के 4 लोग तुरंत मारे गए। जब पाकिस्तानियों ने वापस गोली चलाना बंद कर दिया तो इन्हें पता चल गया कि सभी मारे गए हैं, लेकिन तब तक इस गोलाबारी को सुनकर उनके ऊपर के जो बंकर में मौजूद पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो चौकन्ने हो गए और उन्होंने भी योगेंद्र उनके साथियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन सभी जवान उस समय तक तेजी के साथ लपक करके उस पाकिस्तानी बंकर में पहुंच गए और वहां पे पहुंचकर उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। कहते हैं कि 5 घंटे लगातार जो है ये गोलियां चलती रही एक दूसरे के ऊपर। 5 घंटे लगातार गोलियां चलने के बाद ये शांत हो गए, क्योंकि इनके पास गोलियां भी खत्म हो रही थी और जहां तक इनके पास जितने भी पाकिस्तानी भी जो सोल्जर्स वहाँ मरे हुए पड़े थे उनके भी जो बारूद, गोले और जो है बुलेट्स थी उनका भी इन्होंने मैक्सिमम इस्तेमाल कर लिया था। अब ये समझ रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय के बाद हम मारे जाएंगे। इस कंडीशन में लोग शांत हो गए। कहते हैं शांत तो हुए उसके बाद ऊपर से उन्होंने पहाड़, बड़े बड़े पत्थरों को ढकेलना शुरू किया इनकी तरफ और तब भी ये शांति के साथ बैठे रहे, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास गोला बारूद सब कुछ खत्म होने वाला है। चुपचाप बैठने में ही भलाई। एक मैच्योरिटी का, एक गंभीरता का, एक पेशेंस का परिचय उस समय पर दिया। अब कह रहे थे कि सुबह 11:30 बजे के करीब दुश्मन के 12 सिपाही नीचे ये देखने के लिए आए कि भारतीय सैनिक जिंदा हैं या मर चुके हैं। भारतीय सैनिकों के राइफलों में 45 राउंड बचे थे। जैसे कि आपको पता है कि जब युद्ध पे बच्चे लोग जाते हैं तो राउंड 270, 90 के 3 स्लॉट्स राउंड के टोटल होते हैं, जिसमें कह सकते हैं आप केवल 45 राउंड्स जो है वो बचे हुए थे। कहते हैं कि जंग के मैदान में यार गोली से बढ़ के कुछ नहीं होता है। फौजी एक एक गोली का सदुपयोग करता है
और उसी के दम पे जंग को जीतता है, विजय को पाता है, तो बड़ी अहमियत होती है उस समय। तो 45 राउंड्स जो हैं वो फौजी भाइयों के पास उस समय बचे हुए थे, लेकिन ये लोग उनके नज़दीक आने तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक इन्होंने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसमें 2 को छोड़कर बाकी 10 पाकिस्तानी मारे गए। जो 2 बच गए वो वापस अपने पोस्ट पे पहुंचने में कामयाब रहे। और ये एक अच्छा साइन भारतीय जो है फौज के लिए नहीं था, एक अच्छा साइन योगेंद्र यादव और उनकी टीम के लिए नहीं था। जल्द ही योगेंद्र उनके साथियों को करीब 30 से 35 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जो है घेर लिया। चोटियों पर बंदूकें गरजने लगी। योगेंद्र और उनके साथियों का सामना हैवी मशीन गन, उबेर मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों से हो रहा था। पाकिस्तानियों ने आरपीजी से निशाना साधकर भारत के लाइट मशीन गन की नली को उड़ा दिया, जो कि एक नौजवान सिपाही के हाथ में थी। उसकी मदद करने के लिए जैसे ही योगेंद्र यादव आगे लपके, तभी अचानक एक हथगोला सीधा उनके पैर के पास आके गिरा और ऑब्वियसली वो बहुत तेज़ी के साथ फटा। उन्हें लगा कि उनकी टांग उड़ गई, बट किस्मत देखिए आप कि जब उन्होंने चेक किया तो उनकी टांग वहाँ पर सही सलामत थी। कहते हैं कि किस्मत और ईश्वर का भी अलग खेल होता है। राहत हुई। मोटार का एक टुकड़ा तभी आकर योगेंद्र सिंह के नाक पर लगा और नाक पर मोटार लगने से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक नस फटी और ब्लड, जैसे कहते हैं ना नल से पानी गिरता है, उस तरह से खून उनको बहने लगा। तभी उनके एक साथी भाई ने भाग करके तेजी के साथ उन्हें फर्स्ट एड देने की कोशिश की और जैसे ही वो फर्स्ट एड दे रहा था, इन द सेम कंडीशन उसने इन्फॉर्म किया योगेंद्र यादव जी के, बाकी सारे लोग मारे गए। तभी एक गोली आती है और उस व्यक्ति के माथे में लगती है और वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। योगेंद्र गादी बेसुध होकर के योगेंद्र यादव जी वहाँ पे पड़े हुए हैं। अब कंडीशन विचित्र है। फर्स्ट एड की कोशिश की, तभी गोली माथे को चीरते हुए निकल गई, वो भी शहीद हो गया। दूसरी गोली योगेंद्र सिंह यादव के कंधे पर लगी। एक के बाद एक 11 गोलियां योगेंद्र सिंह यादव के शरीर में लगी। ना हाथ उठ रहा था ना पैर। आप समझ सकते हैं 11 बुलेट उनके जो है शरीर पे लगी, ना हाथ उठ रहा था ना पैर। पाकिस्तानी सैनिक पास आ गए और मारे गए भारतीय सैनिकों को गोलियां मार रहे थे, क्योंकि फौज का एक नियम होता है कि जब क्रॉस चेकिंग होती है तो एक बार आपको आते हैं, वो चेक करते हैं और फिर से गोली मारते हैं और अमूमन इस प्रक्रिया में वो सीने में जरूर गोली मारते हैं, जिससे कि मामला फाइनली जो है आपका खत्म हो जाए। इन द सेम केस पास आ गए और गोलियां मार रहे थे। योगेंद्र सिंह यादव घायल थे लेकिन मरने का नाटक करते रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने मरा समझकर योगेंद्र सिंह यादव पे 3 गोलियां मारी, लेकिन वो हिले नहीं। उस मरी हुई कंडीशन में भी 3 गोलियां मारी जा रही हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन वो हिले नहीं। और उसके बाद 15वीं गोली उनके सीने पे मारी गई। उसको सीने पे मारने के बाद पाकिस्तानी सैनिक उनको छोड़ करके आगे बढ़ गए। और इसी बीच जब कहते हैं कि उनको जब आगे बढ़ गए तो कहता जाता है कि चढ़ाई के दौरान पीछे की साइड से योगेंद्र यादव के कपड़े फट गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पर्स को सीने से जो पास वाली पॉकेट थी उसमें जाके अपनी पर्स को उन्होंने रख लिया था, जिसमें 5 रुपए के कुछ सिक्के थे। और 15वीं गोली दुश्मन ने मारी तो 5 रुपए के सिक्के से टकरा गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद ये एक फिल्मी कहानी नहीं, एक ऐसी कहानी है जो बड़ी रियलिटी को बयां करती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और जो डिसाइड हो चुका है ऊपर वाले के यहाँ से तो उसका कहीं ना कहीं वो हैपन होने वाला। और वो सब कुछ योगेंद्र सिंह यादव के जीवन में उस समय वहां पर हो रहा था। इंसिडेंट कमाल का है। 5 रुपए के सिक्के थे, गोली सीने पे मारी गई और गोली वहां से स्लिप करके आगे बढ़ गई। ऑब्वियसली ये चमत्कार से कम नहीं था। दर्द और आंखों में टपकते खून की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। भारतीय सैनिकों के मारे जाने से संतुष्ट पाकिस्तानियों ने मुस्को में घाटी में स्थित अपने बेस कैंप को इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि मौजूद सभी भारतीय सैनिक खत्म किए जा चुके हैं। अब नीचे एक भारतीय LMG चौकी मौजूद है, उस पर भी खत्म करना चाहिए और उसको भी खत्म करना चाहिए। योगेंद्र सिंह यादव को पता था कि पहाड़ पर नीचे उनके 18 बिछड़े हुए साथी फंसे हुए हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए योगेंद्र के भीतर जिंदा रहने की एक जिद पैदा हुई और वो बेहोश ना होने की कोशिश करने लगे और कहीं ना कहीं इस चीज में वो कामयाब भी हुए। मैं हमेशा कहता हूँ यार कि एक दृढ़ संकल्प और एक मजबूत इच्छा शक्ति क्या से क्या नहीं करवा सकती है। कहते हैं कि ईश्वरीय ताकत, खुदा की ताकत, ऊपर की ताकत आप में आती है और ताकत आपको एक ऐसा सामर्थ्य देती है कि उस विषम परिस्थिति में भी आप लड़ने के लिए एक अलग ताकत पाते हैं, क्योंकि कहीं ना यार वो ईश्वर इधर बसता है और जब उसको दिल से पुकारो ना तो आता। और वो उस दिन योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ हो रहा था। अपने खून में भीगी आंखों को धुंधलाई नजरों से योगेंद्र सिंह यादव ने 2 लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा। उनमें से एक ने योगेंद्र की बंदूक उठा ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक हथगोला अभी भी योगेंद्र यादव के कमर में था। योगेंद्र ने पूरी ताकत लगा के उस हथगोले को निकाला, उसकी पिन खींची और उस पाकिस्तानी सोल्जर पे फेंक दिया। और कहते हैं कि वो हथगोला जाके पाकिस्तानी सोल्जर के जैकेट के हुड में फंस गया और जब तक उस हथगोले को वो निकलता तब तक वो ब्लास्ट हुआ और कहते हैं कि उसके पर छक्के उड़ गए। दैट मीन उसका सिर धड़ से
अलग हो गया। योगेंद्र के पास राइफल से दूसरे पाकिस्तानी सिपाही को भिड़े, उनके बगल में एक राइफल थी, इच्छा शक्ति के साथ तेजी के साथ उठे और खुद को घसीटते हुए जो दूसरा सैनिक था उसको भी उन्होंने फायर करके मार दिया। उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते सभी राइफलों को उन्होंने पोजीशन पे लगा दिया और जैसे पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी चोटी पर वापस आई, योगेंद्र सिंह यादव ने अलग अलग पोजीशन से फायर करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि इस कहानी का इंसिडेंट कहीं ना कहीं 1962 से जुड़ता है, जब हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह जी की बात करते हैं। जब जसवंत सिंह जी की बात होती है, कहते हैं योगेंद्र सिंह यादव उनके जीवन से बहुत इंस्पायर थे और सेम वाक्य 1962 में हुआ था, जब भारत ने कहीं ना कहीं वापस की बात कर दी थी, बट जसवंत सिंह जी ने ठान लिया था कि मुझे वहीं रुकना है और उन्होंने सेम कंडीशन कि वहाँ की मदद से जो है पूरी राइफल्स को उन्होंने सजा रखा था और कहते हैं कि 3 दिन तक दिन और रात बिना सोए उस व्यक्ति ने चाइनीज पूरी की पूरी सेना के छक्के छुड़ा के रख दिए थे। और कहते हैं कि मुखबिरी की वजह से जो उनको खाना देने आया था, जब उनको मार दिया गया 3 दिन बाद, तो कहते हैं कि किसी चाइनीज सोल्जर की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके नज़दीक आ जाएं, क्योंकि उनको पता था ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक ये कहानी कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में कमाल की छाप योगेंद्र सिंह यादव जी की छोड़ चुकी थी और वो छाप कहीं ना कहीं आज इस बंकर पर मौजूद होते हुए उनके अंदर दिखाई दे रही थी। इस गोलीबारी से पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक ये मान चुके थे कि सारे भारतीय सैनिक मारे गए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा शायद नीचे से मदद आ पहुंची है। सेम कंडीशन 1962 में हुई थी। उन्हें लगा कि बहुत सारे भारतीय सैनिक हैं जो अलग अलग मशीन गन हर दिशा में लगा के कभी यहां से फायर, कभी यहां से फायर, कभी यहां से, सेम ट्रिक कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव जी अप्लाई कर रहे थे और इसका कहीं ना कहीं ये ओवरऑल प्रोसेस में पाकिस्तानियों को समझ में आया कि उनका बैकअप फिर से नीचे आ गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक घबरा करके वहां भाग निकले, क्योंकि वो भी मारे जा चुके थे, काफी कम संख्या में बचे थे, तो उनका भी भागना लाजमी था। वो वहां से भाग निकले और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। और एक कब्जा ऑब्वियसली कब्जा नहीं था, कहीं ना कहीं अपनी जाबाजी से अंततः योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराना कहीं ना कहीं कबूल किया और उस चीज़ को फाइनली उस पर्टिकुलर पोजीशन में भारतीय तिरंगे को फहरा दिया। अब योगेंद्र यादव के सामने मुश्किल थी, कोई भारतीय सैनिक को कैसे इन्फॉर्म करें कि वो कैसे हैं। उनका हाथ नहीं काम कर रहा था, पैर में कई गोलियां लगी थी, पैर नहीं काम कर रहा था। 72 घंटे खाने के नाम पे कहा जाता है कि केवल फौजी भाई जो पार्ले जी टाइप का बिस्किट होता है उसको उन्होंने रखा था, केवल आधा पैकेट, 3 दिन उससे अपने उन्होंने जो है भूख मिटाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि बगल से एक उन्हें नाला दिखाई दिया और कहते हैं उससे घिसटते 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 वो 500 जो है मीटर नीचे तक आ गए, तभी उनको अपने सैनिक दिखाई दिए। घंटों दर्द से कराहने के बाद योगेंद्र सिंह यादव रेग रेग कर पहाड़ी पर पहुंचे और 18 जवानों को पास पहुंचे। चोटी पर कब्जे की कहानी उन्होंने अपने साथियों को बताई और तुरंत बेसुध हो गए। उसके बाद भारतीय जवानों ने ऊपर जाकर चोटी पर कब्जा कर लिया। कुछ जवानों ने अपने कंधे पर उठाकर तेजी के साथ नीचे कैंप की ओर भागे। उसके बाद 8 सिख बटालियन पाकिस्तानी फौजों को जवाबी हमले में नाकामयाब करती रही और इस तरह 11 जुलाई को टाइगर हिल भारत की पूरी तरह से कब्जे पे आ गया और फाइनली तिरंगा झंडा वहां फहरा दिया गया। और मुझे लगता है कि इस वीर गाथा में कहीं न कहीं योगेंद्र यादव का एक कमाल का योगदान रहा और एक अद्भुत शक्ति का और साहस का उन्होंने परिचय दिया। सबको लगा था कि वो शहीद हो गए हैं, जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने के कारण भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र सम्मान दिया गया, किंतु बाद में उन्हें बचा लिया गया। योगेंद्र सिंह यादव को 3 दिन बाद 9 जुलाई को होश आया, तब उन्हें टाइगर हिल से श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में 3 दिन हो चुके थे। योगेंद्र सिंह यादव का जब कारगिल में लड़ाई लड़ने के वक्त, उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल थी। आप समझ सकते हैं, जस्ट 19 यार। एक इंसान सोचता भी नहीं 19 साल की उम्र में उसको क्या करना है। वो मटरगस्त होकर घूमता है, अपने माँ बाप को टॉर्चर करता है, अपने समाज को टॉर्चर करता है, ऐसी हरकतें करता है जिससे समाज दुखी होता है। एक 19 साल का आदमी इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये है भारतीय वीर सपूत। और वाकई में अगर आप में वो सीरियसनेस, वो जज्बा, वो आग है और वहां पे पहुंचना है, तो ऐसे ही योगेंद्र सिंह यादव टाइप के जज्बे की जरूरत है यार। मैं गारंटी देता हूं बेटा कि जिस दिन ये सीरियसनेस, ये जज्बा, ये डेडिकेशन, ये आपके अंदर हो गई, कोई माइकल लाल तुमको वर्दी पहनने से रोक नहीं सकता है। दैट्स माय प्रॉमिस व्हाट आई एम गिविंग टू यू। ये मेरा वादा है, मैं जो आप सबको देना चाह रहा हूं। अपनी वीरता के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने परमवीर चक्र का सम्मान पाया और वो अपने प्राण देश के भविष्य के लिए भी बचाकर रखने में सफल हुए। ये उनका ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश का सौभाग्य। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है एक ऐसे वीर के विषय में आज बात करते हुए जो ऑब्वियसली जीते जी उस परमवीर चक्र को जीते और हमारे देश के लिए नहीं, अपितु एक वीरता का अलग अलग आयाम खड़ा कर दिया और मुझे लगता है कि महान इंस्पिरेशन की एक वजह बने। तो सल्यूट है फ्रॉम द हार्ट फॉर सच अ ब्रेव पीपल। सल्यूट है ऐसे लोगों को यार दिल से जो ऐसा कुछ कर गुजरते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे इंस्पिरेशन
हमारी प्रेरणा का एक कारण बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यार ये टाइम आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम डेट बैक टू बैक आपकी लग रही हैं। 6 सितंबर शेड्यूल हो चुका है। एयरफोर्स डेट जल्द से जल्द आपके अनाउंस होने वाली है। नेवी की डेट्स आपके अनाउंस होने वाली हैं। सीडीएस आपका शेड्यूल हो गया, एफकैट आपका शेड्यूल हो गया, एसएसबी आपकी शेड्यूल हो गई, सीपीएफ एग्जाम आपका शेड्यूल हो गया। तो आने वाले अगले कुछ महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जीवन के निर्णायक मंथ है यार। तो डिसाइड कर लो, अगर वाकई में जज्बा है कुछ पाने का तो फटाफट एक्टिवेट हो जाओ और लग जाओ। ये बैठ के रोने का और किसी को शिकायत दर्ज करने का समय नहीं है, बल्कि इस विषम परिस्थिति में लग करके, मेहनत कर करके, समझ कर करके, ओवरऑल अपना बेस्ट दे करके, निकल करके, सफल हो करके अपने परिवार, इस देश और हम सबको गर्व महसूस कराने की एक वजह बनाई है यार। और मैं लगातार फिर से कहता हूं कि आता रहूंगा, ऐसे ही आग लगाता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ जाइए। जिस भी वीर योद्धा की कहानी आप सुनना चाहते हैं, सौरभ सर आएंगे और आपको कहानी सुनाएंगे। और वो केवल कहानी नहीं होगी यार, वो एक ऐसी चीज होगी जो आपके अंदर तक की आत्मा को हिला के रख देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि वाकई में आपने जिस निर्णय को लिया है वो निर्णय कितना बड़ा है, कितना गर्वपूर्ण है और वाकई में आप कितना कुछ बेहतर देश के लिए सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऑब्वियसली इस चैनल को यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबकी ताकत के ही दम पे मैं ज्यादा से ज्यादा इन शेरों की, इन हीरोज की, रियल हीरोज की कहानी बताता रहूंगा और देश को बताता रहूंगा कि आखिर रियल हीरो और रियल फौजी क्या है। एंड वी रियली फील प्राउड अगेन फॉर द परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ Learning app and fulfill your dreams।